प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जो पाठों का जो क्रम चल रहा था, जो पद्य के जो पाठ आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनको हम क्रम से पढ़ रहे हैं और उसी क्रम का हिस्सा ये पाठ जो एक कविता के रूप में है। इस जो छायावाद के महेश कहे जाते हैं, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं, ओज के कवि कहे जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता हम पहले आपके पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं, जो है उत्साह नामक कविता, जो कि एक आह्वान गीत है। और आज जिस कविता का हम रुख करेंगे, जिस कविता का जो भावार्थ है वो समझने का प्रयास करेंगे, वो कविता अट नहीं रही है इस शीर्षक से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, गीत शैली में लिखी हुई ये कविता है और यहाँ पर संक्षिप्तता, अनुभूति और गेयता ये इसकी पहचान होती है। छायावादी जो शैली है उसके अंतर्गत ये जो गीत शैली है इसमें एक कविता दी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इस कविता के माध्यम से फागुन मास की जो मादकता है, उसका जो सौंदर्य है वो चहुओर फैल जाता है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो सौंदर्य है, उसकी जो अनुभूति है वो पूरे जड़ और चेतन सभी को प्रभावित करती है। तो यहाँ फागुन की सर्वव्यापकता अर्थात सुंदरता जो चहुओर फैल जाती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, कविता समझने की दृष्टि से प्रसाद गण से युक्त है। प्रसाद गण विद्यार्थियों वह होता है जिसे पढ़ते ही अर्थ जिसका समझ में आ जाता है, वो प्रसाद गुण वहां पर माना जाता है, वहां प्रसाद गुण की उपस्थिति मानी जाती है। तो आपको प्रसाद गुण से ये युक्त जो कविता है जिसका अर्थ समझते ही पढ़ते ही समझ में आ रहा है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ऋतुराज अर्थात वसंत का जो आगमन फागुन के महीने में होता है, उसकी जो सुंदरता है वो पूरे प्रकृति को घेर लेती है। तो उसका कितना मादक जो वर्णन है वो किया गया है। और यहाँ पर निराला जी को के बारे में भी एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो परंपरा है, इनकी जो विचारधारा है वो स्वामी विवेकानंद और परमहंस जी से प्रभावित ये थे, इनकी विचारधारा इनसे प्रभावित मानी जाती है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक बात और देखते हैं, इसमें बार बार कुछ वाक्य आए हैं, वाक्यांश के रूप में जो आपकी कविता की पंक्तियां हैं। इस प्रकार से लगभग भावसाम्य जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है और हट नहीं रही है। ये लगभग समान अर्थ रखने वाले हैं, केवल एक को हटा दें, हट नहीं रही है। लेकिन जो गेयता है वो लाने के लिए ये शब्दों का बार बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं, रुख करते हैं उस कविता का जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। उसका शीर्षक दिया हुआ है अट नहीं रही है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अट नहीं रही है का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उस शीर्षक का जो अर्थ यहाँ पर निकल के आता है वो यह है कि ये प्रविष्ट नहीं हो रही है, अर्थात समा नहीं रही है। एक मुहावरा आपने सुना होगा हिंदी में, फूला नहीं समाना, अर्थात वो व्याप्त नहीं हो पा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी व्यापकता इतनी अधिक है कि वो सहन नहीं हो पा रही है, अर्थात चहु और उसकी जो व्याप्ति है उस वसंत ऋतु की वो हो गई है। इसलिए जो फागुन का जो मादकता से युक्त महीना है उसके बारे में यहाँ पर मन पर क्या, मानव के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति जब मानवीकरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होती है, क्योंकि प्रकृति की जो क्रिया व्यापार हैं यदि वो मानव के क्रिया व्यापारों से मेल खाते हैं और प्रभावित होते हैं तो ये प्रिय विद्यार्थियों मानवीकरण अलंकार का एक जरिया होता है। मानवीकरण अर्थात मानवों जैसी क्रियाएं जब प्रकृति के उपादानों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों शुरू करते हैं कविता को। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो देखने योग्य जो शब्द हैं वो एक तो है आभा। आभा का अर्थ होता है चमक। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। चमक जो आवा है, कांति है, चमक है, वो समा नहीं रही है। फागुन की तन, तन तन का अर्थ है शरीर, अर्थात मानवों की जो शोभा है वो प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी दृष्टिगोचर हो रही है, अर्थात मानव का जो शरीर है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है।
सट नहीं रही है। ये शोभा प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी दृष्टिगोचर हो रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो अर्थात प्रकृति अपनी सांसें लेने का जो काम है उससे जो वातावरण है मानो खुशियों से अर्थात खुशबू से भर गया है। ऐसा उसकी जो मादक हवा है उस ऋतु में फैलने के कारण, तो उसके कारण ये स्थिति ऐसी बन गई है। कहीं सांस लेते हो अर्थात प्रकृति सांस लेने में जो पूरा जो काम है सुख से, तो पूरा जो परिदृश्य है प्रकृति का वो सुख से भर गया है। अर्थात प्रकृति का जो तन है, प्रकृति में रहने वाले जो जीव हैं उनका जो तन है वो खुशियों से भर गया है, प्रसन्नता से युक्त हो गया है। घर घर भर देते हो अर्थात सुगंधित जो हवा है, घर घर भर देना सांसों के माध्यम से। यहाँ जो ठंडी हवा है, सुगंधित हवा है, वो इस ऋतु के अंतर्गत बहती है और उस ऋतु के अंतर्गत उस सुगंधित हवा के बहने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम खुल करके सांस ले रहे हो। अर्थात यहाँ पर सुगंधित हवा अपना मनमोहक जो जाल है वो फैलाती है और यहाँ पर प्रत्येक जो प्राणी है वो प्रसन्नता से युक्त दृष्टिगोचर होता है और ऐसा लगता है कि ये जो वायु है, ये जो हवा है वो सांस के रूप में प्रत्येक सांस में जाकर के व्याप्त हो गई है, प्रत्येक सांस में उसका आगमन हो गया है। उड़ने को नभ से नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ पर व्यक्ति का जो मन है उसको एक पक्षी बना दिया गया है। उसका अर्थात व्यक्ति के मन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उस मादकता से युक्त फागुन की जो हवा है, उस वसंत ऋतु की जो हवा है, उसको उसका मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पर इंगित किया गया है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो अर्थात यहाँ पर मानव का जो मन है उस मन रूपी पक्षी के कल्पनाओं के पंख लगाकर, मानव का मन है उसमें मानव का जो मन है उसमें जो कल्पनाएं हैं वो मानो पक्षी के रूप में पंख लगा करके और उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए जो आतुर हो जाता है, उसी प्रकार से अर्थात प्रत्येक मन में इस प्रकार से उन्मुक्त गगन में उड़ने जैसी जिस प्रकार से पक्षी उड़ना चाहता है, उसी प्रकार से अपनी कल्पनाओं के माध्यम से व्यक्ति यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। ऐसी सुभाषित यहाँ की जो हवा है, इस मौसम की जो हवा है वो हो जाती है। अब यहाँ विद्यार्थियों पर पर कर देते हो, एक पर, यह देखिए यहाँ पर यमक अलंकार दिखाई दे रहा है। यमक जो अलंकार होता है शब्द अनेक हो लेकिन यहाँ पर अर्थ दोनों, जितने भी शब्द आते हैं समान शब्द लेकिन अर्थ उनका अलग अलग निकलता है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों दो शब्द आए हैं पर पर, दो बार आया है पर। तो पर एक तो पंख हो सकते हैं और एक पर, पर यानी कि अलग होना, दूर होना। तो पर पर कर देते हो अर्थात उन परों का, पंखों का दूर होना अर्थात गमन करना, उस पक्षी का गमन करना। जब पंख दूर होंगे, फैलेंगे तो क्या होगा, पक्षी गमन करेगा। तो यहाँ यमक की छटा है और एक पर का अर्थ यहाँ पर है पंख और एक तरफ है दूर करना, दूर होना। तो यहाँ पर जो पंख दूर होते हैं तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो उड़ना चाहता है, वो मन रूपी पक्षी है, वो उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहता है। ऐसी व्याप्ति जो है उस किसके कारण हुई है, उस वसंत ऋतु के कारण हुई है, उस फागुन की जो मास है, फागुन का जो मास है उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है अर्थात यहाँ इस फागुन का जो महीना है, इसकी जो छटा है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो इतना मनमोहक है कि मेरी आंख अलग नहीं होती है, अर्थात आघाती नहीं है, देखने से संतुष्ट नहीं होती है। वो जो आंख हैं वो बार बार इस दृश्य, मनोरम दृश्य को देखना चाहती हैं, सौंदर्य से आघाती नहीं है ये आंखें। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही हैं अर्थात वो आंखें बार बार उसी दृश्य को देखना चाहती हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, यहाँ पर जो वृक्ष, जो लताएं हैं, पत्तियां हैं, वो किस प्रकार से हो गई हैं
उसकी जो वृक्षों की जो डालियां हैं वो पत्तों से इस प्रकार से अट गई हैं, और पत्तों से लदी डाल, और उन डालों पर बहुत से कोपलों के रूप में और जो छोटे छोटे अंकुरित जो नए नए जो पत्ते हैं वो आकर के प्रकट हो गए हैं। अर्थात पतझड़ ऋतु के बाद में जब नवीन कोपलों का, नए नए पत्तों का जब आगमन होता है, तो उससे जो छटा है, उस प्राकृतिक हरितिमा की, लालिमा की जो छटा है वो वहां पर उत्पन्न हो गई है। पत्तों से लदी डाल अर्थात उस अवस्था में वसंत ऋतु के आगमन के समय या फागुन के महीने में जो डाली है वो पत्तों से भर गई है, कहीं हरी कहीं लाल, और ये डालियां कहीं हरे कहीं लाल इस प्रकार के रंगों से भर गई हैं। लाल भरने का मतलब यह है यहाँ पर लालिमा छा गई है, चाहे फूलों की हो या स्वयं वृक्षों की हो। तो वहां इस प्रकार से जो लालिमा से युक्त, हरितिमा से युक्त जो वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो यहाँ पर अपना रूप यहाँ पर ले रही हैं। कहीं पड़ी हैं उर्में मंद गंध पुष्पमाल, उन्हें देखकर, उन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है प्रिय विद्यार्थियों कि वृक्षों के गलों में जो मंद मंद सुगंध वाले फूलों की जो मालाएं हैं वो पड़ी हुई हैं। मंद गंध यानी कि मंद मंद, और गंध मंद गंध यानी कि गंध जो है वो मंद मंद चल रही है, उसकी जो खुशबू है वो मध्यम मध्यम है। वृक्षों के गले में, उर में अर्थात हृदय में, उनके जो गले में है वो मालाएं पड़ी हुई हैं सुगंध वाले फूलों की। पुष्पमाल यानी कि फूलों की जो मालाएं हैं वो पड़ी हुई हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि वृक्षों के गलों में जो मंद मंद सुगंध वाले जो फूल हैं, ऐसी खुशबू जो फूल देते हैं, जिनकी जो आवा है, जिनकी जो सुगंध है वो कैसी है, मंद मंद होती है। उस मंद मंद सुगंध वाले फूलों की मालाएं मानो उन वृक्षों ने अपने गलों में पहन रखी हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वसंत का जो मादकता से युक्त वातावरण है वो यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है कि किस प्रकार से फागुन के महीने में और जो वसंत ऋतु का आगमन होता है तो जड़ चेतन सभी पर ये उनकी मादकता स्पष्ट रूप से झलकती है। चारों हरियाली छा जाती है, और वृक्षों में जब फूल लगते हैं तो ऐसा लगता है कि उन वृक्षों ने जो मालाएं हैं वो पहन रखी हैं, फूलों की जो मालाएं हैं वो सजी हुई हैं, वो पहने हुए हैं। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट यानी कि स्थान स्थान, हर जगह जगह शोभाश्री यानी कि सौंदर्य से भरपूर है। प्रत्येक जगह यहाँ पर सौंदर्य से युक्त है, सौंदर्य से भरपूर है, पट नहीं रही है, अर्थात ये सर्वत्र प्रकट हो रही है, ये समा नहीं रही है, अर्थात इसकी व्याप्ति इतनी अधिक है कि वो अपना जो प्रभाव हो वो सब चहुं ओर फैला रही है। और इसको जो प्राणी है वो अवश्य में क्या करता है, अनुभूत करता रहता है। तो ये फागुन की जो मादकता है उसके कारण ये सभी चीजें हो रही हैं कि मानव मन कल्पना के पंख लगा करके और स्वच्छंद जो खुले आकाश में उड़ना चाहता है। फागुन की जो मादकता है उसका कारण, उसी के कारण ये संपन्न होता है कि जो मन रूपी जो पक्षी है वो कल्पना के पंख लगा करके स्वच्छंद आकाश में विचरण करना चाहता है, उड़ना चाहता है। तो ये सभी जो कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं वो फागुन मास में आने वाले और जो वसंत ऋतु, जो ऋतुराज कहा जाता है, उसके कारण जो उसकी मादकता इस प्रकार से छा जाती है पूरे उस भूमंडल पर, तो उसका वर्णन प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर किया गया है। आप इस कविता को बार बार पढ़ें और इसका भावार्थ अवश्य ही समझने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी चिंतित न हो, क्योंकि जैसे ही हमें लगेगा कि ये इन पाठों के आपके भावार्थ कंप्लीट हो चुके हैं, ये पाठ आपके पूरे हो चुके हैं, तो हम एक प्रश्नोत्तरी लेकर के भी आएंगे, जहां से आपको उन प्रश्नों को पढ़ करके आपको विश्वास होगा कि कहीं से प्रश्न और कहीं से आने वाला नहीं है। उस कविता, उस जो भी काव्य का अंश होगा उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उन प्रश्नोत्तरी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप आराम से दे सकते हो। तो आप घबराएं नहीं, आराम से अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।